हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। कल अपन ने एसिड बेस और सॉल्ट का बेसिक देख लिया था कि इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, और थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन देखा था एसिड और बेस का। आज अपन को मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है एसिड बेस और सॉल्ट में। ठीक है, तो अपन हेडिंग पुट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिख के केमिकल रिएक्शंस लिख देता हूं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, केमिकली कैसे बिहेव करते हैं और ये सब। कल अपन ने थोड़ा सा एक देखा था कि अगर मैं एसिड के अंदर कोई मेटल को पुट करता हूं तो कैसा ऑब्जर्वेशन होगा, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। उसको एक बार थोड़ा वापस रिवाइज करते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि एसिड को अपन आयोनाइज करवाते हैं तो H प्लस का आयन मिलता था, और बेस को आयोनाइज करवाएंगे तो OH माइनस का आयन मिलेगा। जैसे कोई भी एसिड ले लो, मैंने लिया HCl, तो इसको जब आयोनाइज करवाएंगे तो H प्लस और Cl माइनस मिला। तो हर बार हर एसिड में H प्लस का आयन जरूर मिलेगा। और अगर मैं बेस बोलूंगा तो बेस में होता था जैसे NaOH ले रहे हैं, तो इसको जब आयोनाइज करवाएंगे तो Na प्लस और एक मिल रहा है OH माइनस। तो हर बार बेस के अंदर OH माइनस मिलेगा और एसिड के अंदर H प्लस मिलेगा, ये जरूरी होगा। तो H प्लस आयन की वजह से वो एसिडिक है और OH माइनस आयन की वजह से ही वो बेसिक है। तो एसिड कोई एसिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर H प्लस के आयन्स है। और बेस कोई बेसिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर OH माइनस के आयन्स है। तो मेन तो ये होता है कि ये होना जरूरी है। अब अपन इसका रिएक्शन देखते हैं। तो अपन पहला रिएक्शन ले रहे हैं, एसिड को मेटल में डालेंगे तो क्या होगा। तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करा, एक कंटेनर लिया और इसमें ऐसे कोई भी एसिड फिल कर दिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में कुछ मेटल के पीसेस डालें, ये पीसेस। ठीक है, अच्छे से लेबल करेंगे एकदम, ये मेटल पीसेस, कोई भी मेटल के पीसेस हैं। अब जैसे ही इसको इसमें डाला तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में कुछ ना कुछ, और क्या हुआ, इस कंटेनर में से कुछ जो भी चीज इवॉल्व होगी उसको ऐसे एक फ्लास्क के अंदर डाल के दूसरे कंटेनर में डाला। दूसरा कंटेनर जो है ना, वो है सोप सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी गैस है, जो भी कुछ इवॉल्व हो रहा होगा वो सारा जाएगा, यहाँ से जाते हुए यहाँ जाएगा। सोप सॉल्यूशन में कोई भी गैस जाएगी तो उसके बबल्स बन के बाहर निकलेंगे, और ये उसके बबल्स बन के बाहर निकलेंगे। तो जो भी कुछ आ रहा था मटेरियल, अगर कोई गैस थी तो उसके बबल्स बन के बाहर आए। और यहाँ पे अपन एक मैस्टिक लाए, ये उसका फ्लेम है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो क्या हुआ, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। पॉप साउंड प्रोड्यूस, इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में एक गैस जरूर इवॉल्व हुई है, और कौन सी गैस है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा पूरा कि अगर अपन एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। अब अपन इसको देखते हैं कि कैसे रिएक्ट हो रहा होगा, क्योंकि अपन ने कोई जनरल एग्जाम्पल नहीं लिया, कौन सा एसिड था ये थोड़ी बताया, कौन सा मेटल था ये भी नहीं बताया। तो इसका बेसिक देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करते होंगे, कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है इस सब में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपन एक जनरली ले रहे हैं कि कौन सा एसिड था, तो अपन मान लेते हैं कि एसिड था HCl। ठीक है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे थे सोडियम से, जो मेटल अपन ने पुट करा था वो था सोडियम। अब क्या होगा, सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा होती है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर अपन देखेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा, सोडियम जो होगा हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगा और कंपाउंड बन जाएगा NaCl। अब H जो होगा वो अकेला तो नहीं रहेगा, तो वो अपने स्टेबल कुछ करेगा और उसकी वजह से वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो H2 गैस बन गया, ये पूरा रिएक्शन हुआ। इस पूरे रिएक्शन में जो ये है, ये चीज क्या है, इसकी स्टेट क्या है, तो इसकी स्टेट है एक्वस। सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में। NaCl जो है ये भी एक्वस में ही बना, और H2 तो गैस है, गैस इवॉल्व हुई। अपन गैस इवॉल्व हुई को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा इसका रिएक्शन था, ये था इसमें पूरा रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऐसा मेटल रिएक्ट कर रहा है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो H को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, वो अपन का क्वेश्चन है। कि अगर मैं से बोल रहा हूँ कि इफ इन प्लेस ऑफ सोडियम सिल्वर वॉज देयर, सो विल इट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सोडियम की प्लेस पर अगर सिल्वर होगा तो क्या होगा, सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत कम है, और रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन। तो सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आंसर है नहीं,
कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसकी रिएक्टिविटी इतनी है ही नहीं। रिएक्टिविटी इतनी है नहीं तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो मेनली ये था। अब इसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज में बना के देखते हैं, तो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद तो होगी नहीं, तो मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपने लिख दी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। अब H से जो नीचे वाले हैं ये सारे H से नीचे वाले हैं, तो H की रिएक्टिविटी इन सब से तो बहुत ज्यादा है, और अगर इन सब से बहुत ज्यादा है तो H जो होगा वो इनको डिस्प्लेस करने ही नहीं देगा खुद को। तो अपन कोई भी जनरल एग्जांपल लेते हैं इनका रिएक्शन करवा के। तो मैंने लिया मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी को मैंने HCl में डाला। ठीक है, अब मर्क्यूरी की रिएक्टिविटी H से ज्यादा होती तो डिस्प्लेस हो जाता, पर रिएक्टिविटी अपन देख रहे हैं कि मर्क्यूरी H से नीचे लाई कर रहा है, तो रिएक्टिविटी उससे कम है। रिएक्टिविटी कम होने की वजह से कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं बेटवा। तो ये पूरा ऐसा रिएक्शन है, नो रिएक्शन हुआ इसमें। क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्टिविटी जो थी उससे बहुत कम थी। तो इसका ये मेन होता है कि अगर रिएक्टिविटी कम है तो उसको डिस्प्लेस कैसे करेगा, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। होगा कैसे? कॉपर का भी ले लो, कॉपर का भी जो होगा वो भी ऐसे नहीं करेगा। और अगर आप Ag या Au गोल्ड या सिल्वर को लोगे, तो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि गोल्ड प्लस एसिड गिव्स में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो उसका रीजन भी बताना। तो रीजन क्या होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे एक मीम आया था ना कि टी यूं बना के ऐसे बना देता है कि टी भी है एफ भी है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे फॉल्स है, तो अपन को ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गोल्ड की रिएक्टिविटी H से बहुत कम है। अगर रिएक्टिविटी H से कम है तो ये गोल्ड जो होगा वो एसिड का H प्लस आयन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, और अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा फॉल्स है, और उसका रीजन ये है कि गोल्ड रिएक्टिविटी इज लेस देन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अपन को ये सब आ गया है कि ये रिएक्टिविटी कैसे होती है, मेटल जो होता है वो एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, और कौन से मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाले मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब हमको जनरली पूछ रहे हैं कि मेटल बस एसिड करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो गैस इवॉल्व होने वाली है हाइड्रोजन। तो ये गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे अपन को मेटल दे रहे हैं अगर गोल्ड, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी क्या? तो नहीं होगी। मर्क्यूरी होगा तो भी नहीं होगी। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेरी एक्टिविटी में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ये सब अपन को पता चल गया है। और हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है? तो अगर अपन बर्निंग कैंडल या बर्निंग फ्लेम लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। बस इतना से ही लिखना है आपको कि आपने कैसे चेक करा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। तो व्हेन अ बर्निंग कैंडल is bring near the gas flame, then a pop sound is coming, so that's showing that the gas evolved here is hydrogen। तो अपन को इतना सा लिखना होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने का चेक करने का क्या होता है, तो पॉप साउंड आती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एसिड को थोड़ा अपन इंपॉर्टेंस थोड़ी देंगे, बेस का भी देखते हैं कि बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो अपनी पुरानी स्लाइड पर आता है, ई वाली पे। ठीक है, बेस लेते हैं और उसको मेटल से रिएक्ट करवाते हैं कि मेटल और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी बेस ले लो, बेस ले लिया मैंने NaOH। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इस बेस को जनरल लाइफ में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो भी अपन सोडा सुनते हैं ना घर पे, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, और भी जो सोडा होते हैं वो जनरली बेस ही होते हैं। जैसे अपन खाना खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि सोडा पी के आते हैं, वो ऐसा होता है कि खाने में जो एसिड है ना उसको वो सोडा बेस है न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो सोडा होता है। तो सोडा जो होता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। तो NaOH को अपन जनरल वे में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH का केमिकल नेम क्या होता है? तो ये सोडियम है और पीछे OH आयन है, तो हाइड्रोक्साइड। तो इसका जनरल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसका कास्टिक सोडा इसका वो नॉर्मल नेम है, जनरल नेम। अब मेटल प्लस बेस है, मेटल भी तो किसी को लेना पड़ेगा, तो मेटल अपन ले लेते हैं जिंक को। अब इसमें क्या हो रहा है, जिंक की रिएक्टिविटी
Na से ज्यादा हो तो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपन ऐसे सोच रहे होंगे, पर इसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये क्या एक्सेप्शनल रिएक्शन है कि जनरल वे में ये डिस्प्लेसमेंट करेगा ही नहीं। कोई कोई ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें बेस रिएक्ट करता है, और बेस रिएक्ट करेगा मेटल से तो सेम वे में ही करेगा। तो जैसे एसिड करता था, एसिड क्या करता था, मेटल है जैसे, प्लस एसिड कर रहे हैं अगर अपन, तो अपन को प्रोडक्ट मिलता था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसी वे में बेस भी रिएक्ट करेगा, तो मेटल है, बेस है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यही रिएक्शन अपन को याद रखना है कि यही रिएक्शन होता है, पर इसमें कंडीशन है कि बेस जो होता है ना, जैसे एसिड तो सभी रिएक्ट कर लेते हैं मेटल के साथ में, लेकिन बेस कुछ ही होते हैं। जैसे कुछ ही कौन कौन है, तो एक जिंक है और एक एल्यूमिनियम है। तो अपन को बेस में दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, और बुक में तो सिर्फ जिंक का ही दिया है, तो अपन को मेनली जिंक का एग्जाम्पल काफी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक ही, मतलब जब कोई चीजें लिमिटेड होती है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जिंक वाला एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिंक NaOH से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनता है Na2ZnO2, ये कंपाउंड बन रहा है। तो Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इस कंपाउंड का केमिकल नेम होता है सोडियम, आगे भी बता रहा हूं, जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। और H2 तो गैस है, तो ये केमिकली इवॉल्व हुई है और यहाँ से निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होकर हट गई, सोडियम जिंकेट्स का केमिकल फॉर्मूला बना। तो ये रिएक्शन अपन को काफी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कोई ऐसा रिएक्शन दो जिसमें बेस मेटल से रिएक्ट कराओ और उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही हो, तो बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे तो यही रिएक्शन याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन एग्जाम्पल्स लिमिटेड है, दो ही हैं, और सारे बेसिस जो होते हैं मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। तो अपन ने जिंक का एग्जाम्पल दे दिया, एल्यूमिनियम का भी यही होता है, तो उसमें सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। इस रिएक्शन में थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा। तो रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, जिंक को लिया है, जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इसको अपन ने बेस से रिएक्ट करवाया NaOH से। NaOH कौन सी फॉर्म में है, एक्वस में। ये रिएक्शन होने के बाद में बना है Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। Na2ZnO2 की एक्वस फॉर्म है, ये पूरा इसका रिएक्शन हुआ है। और ये तो अपन जनरली ऐसे याद रखेंगे कि मेटल प्लस बेस करेंगे तो ये कोई सॉल्ट ही बना है, तो अपन को सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो अपन ने देखा कि हाइड्रोजन गैस होती थी। और बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो भी कौन सी गैस होती है, तो भी हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो आप मेटल को कभी भी डालोगे एसिड या बेस में तो अपन को हाइड्रोजन गैस ही मिलने वाली है, और ये इसका जनरल रिएक्शन है। पर ये रिएक्शन लिमिटेड है, क्योंकि सारे बेसिस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही बेसिस करते हैं, और कुछ ही मेटल्स भी करते हैं, और कुछ ही मेटल्स के एग्जाम्पल जिंक और एल्यूमिनियम है। तो अपन को यही याद रखना है, और एक ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली अपन ने देख लिया कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। अब अपन जा रहे हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पे। उसमें क्या हो रहा है, कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड से, तो अपन को कैसा रिएक्शन मिलेगा। और ये अपन ज्यादा प्रेफरेंस, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर है तो एसिड बेस सॉल्ट तीनों को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। सॉल्ट को काफी इंपॉर्टेंस मिली एंड में, एसिड को भी हर बार रिएक्ट करके देखा है क्या क्या होता है, लेकिन बेस को थोड़ा साइड साइड कर दिया, छोटा भाई है उसको हटा दो थोड़ा, मान लो। तो अपन ज्यादा प्रेफरेंस एसिड को ही दे रहे हैं कि एसिड से कैसे रिएक्ट होता हो, बेस को इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो बेस का रिएक्शन नहीं दिया हुआ इसमें, तो अपन मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवा दे। अब मेटल कार्बोनेट होता क्या, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट होता है ना तो वो मार्बल होता है, मार्बल या ग्रेनाइट। और ये मार्बल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पर जनरली कार्बोनेट वर्ड आ रहा हो तो समझ आना कि वो मार्बल वाला टेक्सचर कुछ है, मार्बल से रिलेटेड कुछ है। सारे कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम वाले कार्बोनेट ही। तो जैसा अपन एग शेल बोलते हैं, एग ऐसा होता है, अब उस एग शेल में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, तो वो मतलब उस टाइप का है कार्बोनेट। तो अपन कोई भी मेटल कार्बोनेट बोल रहे थे, तो ये मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, कार्बोनेट CO3, मेटल कार्बोनेट मतलब CaCO3 एग्जाम्पल है। तो आपको मेटल कार्बोनेट विजुअलाइज करना हो तो आप एग शेल को याद करना कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो एग शेल। अपन एग शेल को एसिड में डाल रहे हैं, अब एसिड को कैसे विजुअलाइज करोगे, तो आप विजुअलाइज करो कि अपन ने लेमन छिड़क दिया उसके ऊपर,
ठीक है, एसिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा लेमन के अंदर। तो ये विजुअलाइज हो गया कि अपन ये कर रहे हैं। अब अपन इसको केमिकल लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई मेटल कार्बोनेट कौन सा ले रहा है, एसिड कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो जनरल एग्जांपल लेते हैं, मेटल कार्बोनेट क्या ले रहे हैं और एसिड कौन सा ले रहे हैं। तो अपन ले रहे हैं मेटल में सोडियम। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट CO3। सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा तो वो देखते हैं पहले। सोडियम, सोडियम का केमिकल होता है Na+, केमिकल मतलब वैलेंसी, कार्बोनेट CO3 2-, इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, तो Na के नीचे आ जाएगा 2 और CO3 के नीचे जाएगा पूरे के नीचे 1, और 1 लिखने का मतलब नहीं होता, तो अपन 1 को हटा सकते हैं। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो अपन सोडियम कार्बोनेट को कोई मेटल, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट, तो इसको अपन ऊपर लिख देते हैं मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं अपन कोई भी एसिड से, एसिड ले लेते हैं अपन HCl। ठीक है, मेटल कार्बोनेट की स्टेट क्या रख रहे हैं, सॉलिड। HCl की स्टेट क्या होती है, एक्वस। अब रिएक्शन होने के बाद में क्या मिल रहा है अपन को वो देखना है। तो क्या हुआ, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिकम्पोजिशन भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और न्यूट्रलाइजेशन भी हुआ। तो पूरा देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बना, पहले तो क्या हुआ, Na यहाँ से निकला, Cl से आगे रिएक्ट कर लिया क्योंकि वो काफी स्टेबल होता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, तो वो बन गया NaCl। तो NaCl बन गया। साथ में क्या हुआ, कार्बोनेट जो यहाँ से हटा था, Na ने तो उसको छोड़ दिया, तो कार्बोनेट तो अलग हो गया। तो कार्बोनेट कुछ तो करेगा ना, वो तो आयन है, उसको स्टेबल होना है। तो CO3 ने एक ऑक्सीजन हटा दिया और वो बन गया CO2। तो यहाँ बन गया CO2। और इसके अलावा क्या हुआ, इसका एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, और यहाँ का क्लोरीन छोड़ के गया तो हाइड्रोजन भी तो अकेला ही था। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सोचा कि हम दोनों भी आपस में रिएक्ट कर ही लेते हैं, और उन्होंने रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लिया। तो इस पूरे रिएक्शन में अपन को गैस कौन सी इवॉल्व होते हुए दिखी है, CO2। H2O तो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये पूरा अपन को कंपाउंड मिला कि NaCl CO2 प्लस ये सब हुआ, ये एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हुआ कि सोडियम कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा। अब इसमें गैस कौन सी इवॉल्व हुई है, तो गैस इवॉल्व हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो एफरवेसेंस आएगा। एफरवेसेंस मतलब बबल्स बनते हैं ना बहुत सारे, तो उस टाइप से। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और अचानक से मैं कुछ डाल रहा हूँ उसमें और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो अचानक से बहुत सारे बबल्स बन जाए। अपन कोका कोला की बॉटल खोलते हैं ना, बबल्स निकलते हैं जो, उस टाइप से। तो एफरवेसेंस उसको बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है, एफरवेसेंस, और ये क्यों होती है, CO2 के इवोल्यूशन की वजह से। तो ये पूरा उसमें ये सब था। तो मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो अपन को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो पहला प्रोडक्ट मिला सॉल्ट, सेकंड मिला H2O और थर्ड मिला CO2। तो अपन को एक गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पहले वाले में जब मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, तो हाइड्रोजन। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अपन को याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कैसे टेस्ट करते हैं, और मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड में कौन सी गैस इवॉल्व होती है और कैसे टेस्ट करते हैं। ये सब था इसमें। तो मेनली अपन को पता चल गया है कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगा। और ये अब मेटल कार्बोनेट में मेटल तो कोई भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने लिया था सोडियम, तो मैग्नीशियम होता तो क्या होता, तो मेटल की जगह मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है Mg2 प्लस कार्बोनेट CO3 2-, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो 2 ही है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में MgCO3 ही बनेगा। तो MgCO3 रिएक्ट कर रहा है, इसको हटा के MgCO3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेटल कार्बोनेट। एसिड ले लेते हैं अपन HCl। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो अपन को बस बेसिक रिएक्शन याद रखना है कि ये होता है। H2O तो हर बार ही बनेगा, तो लाइन खींचने की क्या जरूरत है, लाइन हटाओ। H2O तो हर बार ही होगा, तो H2O अपन लिख देते हैं। CO2 भी हर बार ही होगा। सॉल्ट, सॉल्ट कौन बनता है, तो सॉल्ट बनता है क्लोरीन और Mg का। तो Mg और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो अपन वैलेंसी के हिसाब से बना देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, बोर्ड का पूरा यूज करना है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो कंपाउंड बनेगा MgCl2। तो ये बन गया सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मूला भी अपन को आ गया, ये लिख दिया अपन ने MgCl2।
तो ये पूरा हो गया ऐसे। तो कोई भी मेटल होगा ना, मेटल कार्बोनेट कोई भी हो, तो आपको यही जनरल रिएक्शन है, यही फॉलो करना है। तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को बोलेंगे, या गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है वो पूछेंगे, या इससे रिलेटेड ही कुछ पूछेंगे। तो ये अपन ने मेन देख लिया कि ऐसा ऐसा होता है मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन। मतलब अगर मैं मार्बल को एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा तो रिएक्ट होगा और ये सब होगा। अब जैसे अपन आते हैं मार्बल कार्बोनेट की वजह से, तभी मैंने रेफरेंस लिया। ताजमहल की बात करते हैं, ठीक है। ताजमहल ऐसा कुछ है, डॉम उसका ये यूं, अरे ड्राइंग अच्छी नहीं है पर भावना को समझो। तो ये ताजमहल है। अब ऊपर क्या मार्बल का बना हुआ है, मार्बल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक है, CaCO3। अब एसिड रेन होगी तो क्या होगा, एसिड रेन यहाँ पे पड़ेगी ऐसे ऐसे ऐसे, एसिड रेन इस पे आ रही है, कार्बोनेट ये है, तो एसिड रेन में कोई ना कोई तो H+ का आयन होगा, एसिड तो H+ का आयन जरूर होगा। कैल्शियम की रिएक्टिविटी H से ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी होगी और उसकी वजह से क्या होगा, H2O बन जाएगा। मतलब एसिड रेन यहाँ आने के बाद में पानी में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका एसिड जो होगा वो सॉल्ट बना देगा। तो मार्बल जो होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा तो उसकी अपर लेयर जो होगी वो खराब होने लग जाएगी, और उसका सॉल्ट बन गया तो अपर लेयर हटती जाएगी, और तभी उसकी वजह से वो येलो होने लग रहा है। तो आसपास एसिड रेन होने की वजह से ताजमहल की जो कवरिंग है वो येलो हो रही है, और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, तो वो ये रिएक्शन हो रहा है। तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में दिखता है कहीं ना कहीं, तो तभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि एसिड रेन में कैसे रिएक्ट करता है मार्बल ताजमहल वाला, और वो येलो क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो ताजमहल का जो मार्बल है वो कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा ही, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, तो ये सब हो रहा है। अब इस रिएक्शन में अपन को CO2 गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये तो हाइड्रोजन गैस है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि CO2 ही है, उसका प्रूफ बताओ। तो अपन को CO2 का एक रिएक्शन बताना पड़ेगा कि CO2 निकला है, तो उसका ऑब्जर्वेशन ये होता है, ये देखते ही पहचान जाएंगे ना कि हाँ CO2 है, देखते ही पहचान जाएंगे हाइड्रोजन है। तो देखते तो पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही कलरलेस है, हाइड्रोजन भी कलरलेस, CO2 भी कलरलेस, तो देखते तो ऑब्जर्व करके तो नहीं फाइंड हुआ कि नहीं, अपन बता नहीं पाए। तो अब CO2 का कोई रिएक्शन करके बताएंगे कि इस रिएक्शन को करेंगे तो CO2 गैस है, अगर इसमें ये पास हुई तो ये CO2 थी, इसमें फेल हुई तो ये हाइड्रोजन थी, अपन मान लेते हैं। तो CO2 का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। तो अब अपन आते हैं CO2 को चेक करने का, तो CO2 टेस्ट करते हैं कि CO2 को कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, CO2 टेस्ट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसमें कुछ कंपाउंड था और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने क्या किया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, इसके पास में एक और टेस्ट ट्यूब लाए, और उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये है लाइम वाटर, और लाइम वाटर अपन स्लेट लाइम केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, तो केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कलर कैसा है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, पानी जैसा है ये। तो अपन ने क्या किया, ये ट्रांसपेरेंट चीज को उसके पास में लेके आए, और यहाँ पे क्या किया, ये गैस इवॉल्व हो रही थी तो एनवायरमेंट में जा रही है पूरी, तो इसको थोड़ा ऐसा एक डिवाइस लगाया कि सारी गैस जो इवॉल्व हो रही है वो इस ट्यूब के थ्रू इसके अंदर चली जाए। तो ये सारी गैस यहाँ से निकली इस ट्यूब के थ्रू, ये पार्टिकल्स इस गैस के इसके अंदर जा रहे हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो रिएक्ट करेंगे, और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, ये ट्रांसपेरेंट था और थोड़ी देर के बाद में ये मिल्की हो गया, मतलब थोड़ा सा व्हाइट हो गया। तो इससे शो हो रहा है कि लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न हो रहा है तो ये शो हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है, और हाइड्रोजन गैस होती तो लाइम वाटर ही रहता। तो ये रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का। तो अगर कोई गैस निकल रही है और टेस्ट करना है कि CO2 है, तो कैसे टेस्ट करोगे, तो अपन कहेंगे कि उस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करा दो, और अगर वो लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाता है तो ये शो हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। ठीक है, अब मैंने इसको फिजिकली तो देख लिया कि ऐसे होता होगा ये पूरा, और ये अब इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं इसका, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं अपन इस जगह पे। तो अपन ने क्या किया, CO2 गैस को लिया, CO2 गैस को लिया, इसको अपन ने लाइम वाटर में डाला, लाइम वाटर था ये, और इसने इससे काफी अच्छे से रिएक्ट करा, और रिएक्ट करने के बाद में नई स्लाइड ही ले लेते हैं, जगह नहीं बच रही। ठीक है, अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, इसको अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला, और
रिएक्ट होने के बाद में क्या हुआ, ये बना दिया इसने कैल्शियम कार्बोनेट और साइड में इसने H2O भी फॉर्म किया। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ इसका। तो ये कौन सा, इसकी स्टेट क्या है, ये गैसियस है। ये क्या है, तो ये एक्वस है। ये क्या है, ये सॉलिड है। और H2O क्या है, ये तो लिक्विड ही है। तो इसमें अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फ्लाइंग वाटर में डाला, ये थोड़ा मिल्कीनेस हुआ, तो उसका मिल्कीनेस का ये कार्बोनेट मतलब मार्बल बन गया। थोड़ा सा मार्बल तो नहीं दिखता है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो अपन को ऐसा नहीं दिखेगा कि मार्बल ही बन गया, पर उसका कलर चेंज हो गया व्हाइट में, तो ये उसका वो है केमिकल, ये होता है व्हाइट क्यों आया, तो वो व्हाइटनेस इसकी वजह से आई है। और हाइड्रोजन तो उसमें है ही, मतलब एक्वस था, तो एक्वस तो यहाँ पे वाटर तो वापस लीक होएगा ही। तो ये पूरा इसका रिएक्शन है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिखना है कि कैसे फाइंड करोगे, तो आपको ये लिखना होगा कि अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, लाइम वाटर से पास करवाया और वो मिल्की टर्न हो गया और H2O बन गया। अब इस रिएक्शन का टाइप देखते हैं कि इस रिएक्शन का टाइप क्या है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, और इनसॉल्युबल कंपाउंड अगर बनता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ये प्रिसिपिटेट बना था, प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बनता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है उस वाटर में। तो प्रिसिपिटेट किसका बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और अपन इसमें एक और चीज देखते हैं, ये रिएक्शन अगर अपन जनरल वे में देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है। OH जिस भी चीज में होती है उसका वो बेसिक है, तो ये तो है बेसिक। कैल्शियम कार्बोनेट मेटल है और कार्बोनेट मतलब नेगेटिव आयन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी मिलेंगे, और मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है सॉल्ट ही है, तो ये बन गया सॉल्ट। क्योंकि इसमें ना तो H है ना OH है, तो अपन इसको बोल दिया ये सॉल्ट है कोई। और H2O है वाटर। अब कोई ये रिएक्शन कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या कि बेस कुछ ऐड हुआ है साथ में सॉल्ट और वाटर बना है। तो पुरानी क्लासेस को थोड़ा याद करो कि अपन कभी भी पुरानी क्लास में पढ़ते थे, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता था कि एसिड और बेस को ऐड करोगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि कंपेयर करके न्यूट्रलाइजेशन से कि ये एसिड है, तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो किस टाइप का रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इससे अपन को काफी सारी चीजें पता चली। ये तो बेसिक होता है क्योंकि OH है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अपन के एनवायरमेंट में, वो उसका नेचर क्या है, तो वो एसिडिक इन नेचर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है। ठीक है, यहाँ से अपन को पता चल रहा है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया पूरा, ये अपन का सॉलिड प्रिसिपिटेट H2O। और ये अब अपन ने क्या किया, ये वापस आता है कि ये कंपाउंड ने इससे रिएक्शन कर लिया। यहाँ पे ये जो था, यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी और यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड हो रही थी। अब मैंने क्या किया, एक्सिस में पास करते ही गए। तो एक्सिस में पास करते ही गए तो वो जो व्हाइट आया था, पूरी व्हाइटनेस आई थी, वो अभी भी रहेगी क्या कि नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में वो जो व्हाइटनेस थी वो हट गई, और वो जो पूरा था मिक्स जो हो रहा था उसमें प्रिसिपिटेट बन रहा था, वो जो था वो पूरा उसमें सेट हो गया, और ये व्हाइटनेस हटके पूरा उसमें मिक्स ही हो गया वो। मतलब अपन आगे तो उसमें क्या कर रहे हैं कि CO2 गैस इवॉल्व हुई थी, अपन इसमें से क्या कर रहे हैं, इसको बार बार पास कराए ही जा रहे हैं, कराए ही जा रहे हैं। तो अपन आगे देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो अपन ने CO2 गैस लिया, इसमें से पास हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। अब इसमें वो इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है, जैसे ये वाला इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी भी वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनता ही जाएगा कि नहीं बनता जाएगा, क्या ये उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, वो उसमें मिक्स होने लग गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो चीज है ना, जो प्रोडक्ट फॉर्म में बनी है, इसमें और एक्सिस में CO2 पास करे ही जा रहे हैं। तो अपन देखना चाहते हैं कि और क्या होता है। तो और कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट था ही, इसमें अपन ने H2O लिया और एक्सिस में CO2 पास करे ही जा रहे हैं। अभी तक ये सॉल्युबल नहीं था, सॉलिड था ये, मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड है, अभी तक ये पानी के अंदर ही पड़ा। लेकिन एक्सिस में CO2 पास करी तो क्या हुआ, वो पूरा प्रिसिपिटेट जो ऊपर ऊपर बन रहा था ना, वो पूरा उसमें मिक्स हो गया और वो पूरा ही व्हाइट हो गया। पहले तो प्रिसिपिटेट बना था, वो क्लियरली दिखा कि नीचे लाइम वाटर है, ऊपर व्हाइट बना है, प्रिसिपिटेट था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो पूरा ही व्हाइट हो गया, मतलब पूरा सॉल्यूशन थोड़ा अब मतलब मजा नहीं आने लगा, मिक्स होने लग गया वो। तो अब वो क्या कंपाउंड बन रहा है, तो वो कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बनता है CaHCO3 होल ट्वाइस।
तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर मैं एक्सिस में CO2 पास करूंगा तो कंपाउंड इनसॉल्युबल रहेगा क्या? तो आंसर है नहीं, इनसॉल्युबल कंपाउंड तो ये था। एक्सिस में CO2 और पास करी तो वो सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल हो गया इसका मतलब इसकी स्टेट क्या होगी? तो उसकी स्टेट हो जाएगी एक्वस। ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, CO2 गैस ही है, गैस लिख देते हैं, और ये कंपाउंड पूरा इसमें ये बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो बाद में सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल हो जाता है मतलब अब प्रिसिपिटेट नाम की कुछ भी चीज नहीं रही। लेकिन अब अगर अपन को ऐसे बोलें कि बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक कंपाउंड है ये, एक कंपाउंड है ये, एक कंपाउंड है ये, तीन कंपाउंड्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है और अपन को यही करके याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते होंगे, कैसे रिएक्ट करते थे, ये तो हमको पता ही था और इसमें भी ये आया। अब अपन को ये पता चल गया कि हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी तो कैसे चेक करोगे? तो बर्निंग मैस्टिक लाओगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन गैस थी। और CO2 गैस इवॉल्व हो रही होगी तो कैसे चेक करोगे? तो अपन लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर अगर मिल्की हो रहा है, मतलब थोड़ा सा व्हाइट हो रहा है, तो समझ आना कि वो CO2 गैस है। तो अगर गैस पास कराने की वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, देन वी कैन से दैट द गैस इवॉल्व वाज CO2। और अगर मिल्की टर्न नहीं हुआ तो समझ आना कि वो O2 या कुछ और गैस है, पर CO2 नहीं। तो मिल्की टर्न हुआ तो समझ गए अपन कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सिस में पास कराओगे लाइम वाटर में तो क्या इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता ही रहेगा? तो आंसर है नहीं। एक्सिस में पास कराओगे तो कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है ये सब। ठीक है, तो अपन को मेन पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस को चेक कैसे करेंगे, ये सब। तो अपन ने मेन देख लिया, ये सब क्या क्या था, जो भी था ये देख लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने जो भी रिएक्शंस लिख रहा हूँ ना, ये आप चेक कर लेना कि बैलेंस है कि नहीं। तो मैं सारी स्केलेटल इक्वेशन से लिख रहा हूँ, मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन है इन सब में, तो बैलेंस है कि नहीं ये अपन को बैलेंसिंग करने की जरूरत होगी। तो बैलेंस करके देखना कि बैलेंस करने के बाद ही अपन को रिएक्शंस लिखना है। तो ये सब तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अपन अब देख रहे हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, वो एसिड से रिएक्ट करता तो क्या होता। ठीक है, तो प्लस करते हैं, एक और नई स्लाइड लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी मेटल लो, मेटल ले लिया अपन ने सोडियम, सोडियम ही काफी अच्छा मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव है ये। हाइड्रोजन कार्बोनेट लो कोई भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी तो नहीं होगी, तो वो होती है ये। हाइड्रोजन कार्बोनेट एक आयन होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है, और सोडियम मेटल अपन ने लिया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वन उधर से जाएगा, वन इधर से आएगा, कंपाउंड बनेगा NaHCO3। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, तो ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और अपन इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कोई एसिड के साथ में। ठीक है, एसिड अपन कोई भी ले लेता है, अपन एक बार ले लेते हैं HCl। HCl की एक्वस स्टेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉलिड स्टेट थी। तो ये अपन रिएक्ट करवा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कैसे रिएक्ट होता है। इसमें क्या हुआ, सेम ही रिएक्शन फॉलो हुआ जो कार्बोनेट में हो रहा था। तो कार्बोनेट का रिएक्शन क्या था पहले तो ये बताओ। तो कार्बोनेट का रिएक्शन था कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्ट, CO2 और H2O मिल रहा था। अब इसमें क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो अपन को मिल रहा है सॉल्ट, CO2 और H2O। तो ये सेम ही रिएक्शन अपन को पूरा मिला। सॉल्ट कौन सा था, तो अपन वही सॉल्ट बनाएंगे NaCl, CO2 और H2O। मतलब प्रोडक्ट साइड बिल्कुल सेम मिल रही है और रिएक्टेंट साइड में थोड़ा चेंजेस था। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कार्बोनेट था लेकिन प्रोडक्ट साइड बिल्कुल सेम मिली। तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ एसिड को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ एसिड को, अपन को प्रोडक्ट में हमेशा सब सेम ही मिलेगा। वो मिलेगा एसिड, CO2 और H2O। एसिड मिलता तो नहीं है तो अपन को मिलेगा सॉल्ट, CO2 और H2O। ठीक है, तो ये सब था मेन कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में। ठीक है, तो अपन इसको जनरल वे में लिख देते हैं कि क्या होगा। तो अपन लिख रहे हैं जनरल, मेटल कार्बोनेट और मेटल
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे प्लस एसिड, तो अपन को प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा? तो अपन को प्रोडक्ट साइड में मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये अपन को प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्ट H2O और CO2 अपन को मिलेगा। तो ये अपन को ऑब्जर्व करेंगे तो अपन को कौन सी गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगी? तो गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगी CO2। तो CO2 का टेस्ट क्या था ये भी अपन देख चुके हैं। आपको कोई भी कुछ बोला है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो CO2। और हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में क्या चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट साइड में अपन को सब कुछ सेम ही मिलता है, सॉल्ट H2O और CO2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट बेस से कैसे रिएक्ट करेगा, तो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन कुछ होता है पर मेन रिएक्शन नहीं है कोई भी, तो अपन को इतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं देना है। तो मेटल कार्बोनेट का एसिड से ही रिएक्शन है बस, और इसका ये पूरा टॉपिक है। इस रिएक्शन को थोड़ा कंपेयर करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है? एसिड प्लस गिव्स नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। एसिड यहाँ पे है, ठीक है, सॉल्ट भी है, H2O भी है, एक्स्ट्रा आ रहा है CO2। तो एक बार ऐसा मानते हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, छोटा भाई इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इस पे। एसिड है तो इसका मतलब ये क्या होगा? तो कंपेयर कर रहे हैं अगर अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो अपन को पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये बेस ही होगा। ठीक है, तो बेस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। तो बाय कंपैरिजन अपन ऐसा कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो एक्चुअल नेचर में बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अपन जो भी सोडा वोडा खा रहे होते हैं ना, बेकिंग सोडा और ये, वो जनरली कार्बोनेट्स ही होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स अलग अलग होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं और वो, तो जो भी सोडा है या जो भी कार्बोनेट है वो कैसे नेचर के होते हैं? तो वो होते हैं बेसिक। तो कभी भी ऐसा वर्ड आया कि कार्बोनेट का कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि वो एसिड है कि बेस है, तो आप बिना सोचे समझे बोल देना कि वो बेस है। ठीक है, क्योंकि अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करके बताया। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे तो ये एसिडिक होते हैं कि बेस होते हैं, तो ये होते हैं बेस। और CO2 एसिडिक होती है कि बेस होती है, तो अपन को पता चला कि वो एसिडिक होती है। तो अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करके भी कुछ चीजें बोल सकते हैं, बस डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा तो उसकी वजह से। तो ये एकदम सही है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही बेस होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल अपन थोड़ा और पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।